नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े दुश्मन की, देश के दुश्मन नंबर 1 की। अब चुनावी मौसम है, दोस्ती दुश्मनी की नई नई लकीरें खींची जाती हैं और आज पूरे दिन तमाम चैनलों पर चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि देश का दुश्मन नंबर 1 कौन है, पाकिस्तान है या चीन है। राजनीतिक द्वंद्व, राजनीतिक जंग चल रही है इस बात को लेकर। शुरुआत की अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, यह कहकर कि दरअसल देश का दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। बीजेपी ने पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगा दिया, हिंदू मुसलमान इसमें खोजा जाने लगा, मानो देश के तमाम मुसलमान पाकिस्तान से प्रभावित होते हैं। यह चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है तो पाकिस्तान की बहुत बातें होने लगती हैं। ना पिद्दी का शोरबा, एक फेल्ड स्टेट हमारा राजनीतिक एजेंडा तय करने लगता है। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। पाकिस्तान भी आतंकवाद को पालता पोसता परोसता है, भारत में हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान आंखें तरेरता है, हमारी जमीन पर लगातार कब्जे कर रहा है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। जग जाहिर बातें हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनका क्या लेना देना। असल दुश्मन कौन है देश का, हमें अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स इनहैबिटेंट्स आर पुअर, कि भारत एक अमीर मुल्क है, एक अमीर देश है, लेकिन इसके बाशिंदे, इसके वासी वो गरीब हैं। पर यह तो तब पढ़ाया जाने लगा जब हमें आजादी मिली 1947 में। आज हम 75वीं वर्षगांठ अपनी आजादी की मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्या आज इस लाइन में दैट इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स इनहैबिटेंट्स आर पुअर में एक लाइन और जुड़ गई है क्या? द पुअर आर गेटिंग पुअरर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा बुलंद किया था, गरीबी हटाओ। लेकिन क्या गरीबी हटी है इस देश में? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये आंकड़े हैं पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, इसको प्राइस कहते हैं। मुंबई का एक थिंक टैंक है, उसने एक स्टडी की, एक सर्वेक्षण किया 2 चरणों में। अप्रैल से अक्टूबर 2021, जो पिछला साल गया है, पहले चरण में 2 लाख घरों में उन्होंने पूछताछ की, हाउस होल्ड्स में, और दूसरे चरण में 42,000 घरों में वो गए। और उन्होंने क्या पाया? 52.5% से ज्यादा गिरावट आई है सबसे गरीब घरों में, उनकी आमदनी में। जो 20% देश में सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आमदनी में 53% का गोता और गरीब हो गए। जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीबों से थोड़ा सा ऊपर जो है, और इनमें से भी 23 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे चले गए। अलग अलग आंकड़े हमें यह बताते हैं, स्टडीज हमें बताती हैं। जो 20% लोअर मिडिल क्लास है, उनकी आमदनी में 32.5% की गिरावट आई और गरीब हो गए, हालात और बदतर हो गए। मिडिल क्लास की आय में आप जैसे मेरे जैसे लोग 9% की गिरावट, अपर मिडिल क्लास 7% आमदनी में इजाफा, और जो रिचेस्ट, सबसे अमीर 20% हैं, उनकी आमदनी में 39% का इजाफा।
39%। और चुनावी मौसम है, गरीबों की बात बहुत होती है, लाभार्थी क्लास की, हम क्या देंगे, हम क्या नहीं देंगे। फ्री का हल्ला बोल हो रहा है, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में स्कूटी, फ्री में स्मार्टफोन, फ्री में टैब, फ्री में खाना, राशन। सत्ता पक्ष विपक्ष रेवड़ियां बांट रही है, पर मूल सवाल में कोई जाने को तैयार नहीं कि ये रेवड़ियां तो सालों से बांटी जा रही है, तो ये गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? और गरीब को गरीब रखने में ही राजनीतिक स्वार्थ, हित शब्द इस्तेमाल नहीं मैं कर रहा हूं, राजनीतिक दलों का स्वार्थ छिपा हुआ है क्या? कि अरे गरीब को गरीब रहने दो, आएंगे चुनाव, हम कहेंगे ले लो जी, बिजली दे देंगे फ्री में, पानी दे देंगे, थोड़ी कर्ज माफी कर देंगे, थोड़ा गेहूं चावल दे देंगे, कोई कहेगा मैं दाल भी दूंगा, थोड़ा घी भी दे दूंगा। पर रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार अपनी समूची आबादी के लिए अगर हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे मानस में, हमारी मानसिकता में भी कोई दिक्कत है। सिर्फ राजनीतिक जमात की बात नहीं कर रहा हूं, बतौर समाज में बात कर रहा हूं कि हम कतार में अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके बारे में भी सोचते हैं। हर राजनीतिक दल यह ताल ठोकता है और कतार के अंत में खड़ा हुआ या बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि अच्छा लो जी, आ गए चुनाव, फिर कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, फिर 5 साल और इंतजार कर लेंगे। और इन आंकड़ों में कुछ और बातें भी छिपी हुई है। ये जो सर्वे है ये 5 साल का फर्क बता रहा है। 2015-16 से 2021 के बीच 53% गिरावट हो गई आमदनी में, 20% जो सबसे गरीब हैं। 2005 से 2016 के बीच जो सबसे अमीर थे हमारे देश में, और हमारा देश खरबपतियों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर, चीन पहले नंबर पर, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर हम। फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन तीनों को मिला लो और विकसित मुल्क हैं, उनसे ज्यादा खरबपति हमारे पास हैं। 102 खरबपति थे पिछले साल, अब बढ़कर 142 हो गए हैं। 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है इस देश में, वही संपत्ति देश के 55.5 करोड़ लोगों के पास है। तो 2005 से 2016 की बात कर रहा था मैं। जो सबसे अमीर 20% थे, उनकी आय में 34% का इजाफा हुआ। लेकिन जो सबसे गरीब थे, 20% सबसे गरीब, उनकी आय में 183% का इजाफा हुआ था। 183%। हर साल लगभग 10% उनकी आमदनी बढ़ रही थी। तो एक समानता की तरफ हम जाते दिख रहे थे। लेकिन आज संकट काल है, संक्रमण काल है, उसका भी इंपैक्ट है, जबरदस्त इंपैक्ट है, प्रभाव है। पर यह चर्चा का विषय नहीं बनता कि जो गरीबी रेखा से ऊपर भी आ गए थे लोग, वापस गरीबी रेखा के नीचे क्यों जा रहे हैं। इनको हम उबारे तो उबारे कैसे? सही मायने में यही राष्ट्रहित है या नहीं है? और गरीबी ही देश की दुश्मन नंबर 1 नहीं है क्या? और इन गरीबों में देश के किसान भी आते हैं। 27 रुपए प्रतिदिन की आय, 2/3 से ज्यादा जनसंख्या किसानी से जुड़ी हुई है। 27 रुपए प्रतिदिन, 74,171 रुपए का कर्ज, और हम पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान बैशिंग करने से
अगर हमारे गरीब अमीर होते हैं तब तो बात समझ में आती है। या वोट बैंक अपने सहेजने बढ़ाने की फिराक में ही हम लगे रहते हैं और असल मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, कौन है दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान या गरीबी? और फ्री का शोर, जबरदस्त शोर है जन कल्याणकारी नीतियों का। गरीबी पर क्यों नहीं जोर? ये गरीबों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, प्रोफेसर हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानती हैं, परखती रही जब ये पत्रकार थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं, और समाजवाद पर, समानता पर इनका जोर है, इनकी विचारधारा है। उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी और 2 अर्थशास्त्री जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, विजय सरदाना और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जिन्होंने गरीबी पर, असमानता पर कुछ पाथ ब्रेकिंग स्टडीज भी की हैं। तो गुरु, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, देश का दुश्मन नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान है या गरीबी है? संदीप जी, हम आपके आभारी हैं कि आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और निश्चित रूप से गरीबी चुनौती आज की नहीं है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय ही महात्मा गांधी ने कहा था कि हम पॉलिटिकल रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे 7 लाख गांव में रहने वाले भाई और बहन आज भी पराधीन हैं। आज भी उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो ये गरीबी का जो विषय, ये आज का नहीं है, 1947 के बाद का, पहली बात। दूसरा, संदीप जी, आप एक सर्वे का जिक्र कर रहे थे और आपने खुद भी कहा कि उस सर्वे में करीब 2 लाख लोगों से बातचीत की गई, 2 लाख का सैंपल साइज था। एक आंकड़ा है और मुझे लगता है कि जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो सबसे बड़ा सर्वे, सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड सर्वे जो इस देश में है, वो चुनाव होते हैं। चुनाव में जो देश की जनता है, और देश की जनता के विवेक पे हमें पूरा भरोसा है। देश की जनता सब देखती है, आकलन करती है, एनालिसिस करती है और देश के डेमोक्रेटिक डीएनए को लगातार पिछले 70 वर्षों से स्ट्रांग करते आ रही है। इसी देश की जनता ने 2019 में हमारी जन कल्याणकारी नीतियों के वजह से, गरीबी उन्मूलन को जो हमने क्षेत्र में काम किया था उसके वजह से 2014 की तुलना में 2019 में 4 करोड़ अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा जताया था। तो ये 4 करोड़ जो अधिक हमें मतदान हुआ, सपोर्ट हुआ, और ये एक आंकड़ा है 2 लाख का। ये पहली बात है। तो हर सर्वे सच बोलता हो, ये सर्वे की वेरासिटी पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से हर सर्वे की कुछ ना कुछ भूमिका होती है। लेकिन सबसे ट्राइड, टेस्टेड और नीति आयोग का सर्वे था गुरु, चलिए प्राइस के सर्वे को आप नहीं मान रहे, नीति आयोग का जो सर्वे था उसमें जो हमारे अन्नदाता, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, दरअसल उनकी प्रतिदिन की आय 27 रुपए है। ये तो सरकार का आंकड़ा था, ये अपने आप में कहानी बयां नहीं करता, एक बहुत ही दुखद कहानी। संदीप जी, हम आ रहे थे उस पे। देखिए, जो मैंने कहा कि सबसे इफेक्टिव, ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड सर्वे जो होता है वो देश के चुनाव होते हैं, और कमोबेश ये देश की जनता ने बार बार दिखाया है। मतलब चुनाव सफलतापूर्वक हम मुकम्मल कर दें तो देश में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बहुमत दे दी। अब वो मैं आप पर आरोप नहीं, मैंने 1971 का जिक्र किया, गरीबी हटाओ नारे का, इंदिरा गांधी का। गरीबी नहीं हटी है इस देश से, तो चुनाव आएंगे, किसी को फ्री का सिलेंडर दे दो, किसी को 5 किलो अनाज दे दो, वोट ले लो और कह दो कि देखिए जनता ने हम पर भरोसा जता दिया। संदीप जी, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन 1.5 मिनट में आपका तीसरा इंटरवेंशन था। ये मैं अपनी बात रख देता हूं। सत्ता पक्ष को आपने बुलाया है, सत्ता पक्ष का काम है आलोचना सुनना, सत्ता पक्ष का काम है आलोचना के अनुसार जवाब देना। तो थोड़ा मुझे जवाब देने का बिना हस्तक्षेप के समय देंगे तो ठीक रहेगा। मैंने सुना आपको, और निश्चित रूप से हमारे देश का जो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है वो हमारी डेमोक्रेसी, वो हमारे चुनाव है। तो आखिरकार कारण क्या है? आखिरकार
4 करोड़ अधिक भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा जता रहे, उसके पीछे कारण क्या है? संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और आप बिहार को, ग्रामीण क्षेत्रों को भली भांति जानते हैं। मेरे दादाजी जब तक जीवित थे, वो सुबह शौचालय को मैदान कहते थे कि हम जरा मैदान होके आ रहे हैं, और वो मैदान लिटरली मैदान होता था, शौचालय नहीं हुआ करता था। तो शौचालय, ये दादाजी की पीढ़ी के बाद वर्तमान में आज जब 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, तो शौचालय के बनने से जो एक सम्मान और अस्मिता का भाव पैदा हुआ है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, और इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आपने मैदान की बात की, और केसी त्यागी साहब कहेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे। केसी त्यागी और मैं जिस इलाके से आते हैं, हमारे यहां कहना होता था कि जंगल जा रहे हैं, जंगल होने जा रहे हैं कह दीजिए, या जंगल जा रहे हैं, तो मतलब मैं सुबह अपना पेट साफ करने खेतों में जा रहा हूं, ये होता था। मैंने किया है खुद। हाँ हाँ हाँ, और संदीप जी, आप और हम संवेदनशील हैं, इसलिए हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि हम नेशनल टेलीविजन पे इस विषय पे चर्चा करें। इस विषय पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय पे बात होनी चाहिए, और उस शौचालय के फलस्वरूप महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण में इजाफा होता है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं नहीं, इससे गरीबी दूर होती है क्या? मैं इन चीजों को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। जो आपकी नीतियां, शौचालय बन रहे हैं, अरे कम से कम बनने तो लगे, कम से कम सिलेंडर मिलने लगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं मूल में जा रहा हूं। गरीबी हट रही है क्या? या जी शौचालय दे दिया, आप जंगल नहीं जा रहे या मैदान में नहीं जा रहे, लेकिन 53% अगर आमदनी में गिरावट हो रही है आम आदमी के, तो क्या यह चिंता का सबब नहीं होना चाहिए? हर राजनीतिक दल ही नहीं, सभ्य समाज के लिए भी। संदीप जी, आप मुझे समय देते हैं, तो समय के साथ थोड़ा न्याय करिए ना। मतलब थोड़ा समय जो मेरे कोटे का है, उसमें भी आप ही बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे? संदीप जी, हम आ रहे थे, थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहे थे हम कि दादा की पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी में क्या बदलाव हुआ है। आपने कहा रोटी और कपड़ा की बात, रोटी, कपड़ा और मकान की बात। जब मकान की बात करते हैं तो 3 करोड़ आवास नहीं बने हैं क्या? जब रोजगार की बात करते हैं तो 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा के द्वारा लोन नहीं दिया गया है क्या? और जब 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा के द्वारा लोन दिया गया है, उसमें से 50% हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। जब 29.5 करोड़ लोन की बात करते हैं तो उसमें से 60% हमारी माताएं और हमारी बहनें हैं। तो ये बात होनी चाहिए। लेबर की बात करते हैं, असंगठित क्षेत्रों में, आप अर्थशास्त्र को भली भांति जानते हैं, आप अर्थशास्त्र से परिचित हैं, लगभग 94% जो हमारा वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे रेडी वाले आते हैं, पटरी वाले आते हैं। जब हम गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों की कल्पना क्या है संदीप जी? गरीबों की कल्पना यही है ना, जिस गरीब के पास शौचालय नहीं था, जो रेडी और पटरी लगाने को मजबूर था, तो रेडी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से भी सशक्त करना है। ये आज से पहले किसी ने सोचा ही नहीं। तो इस पे बात होनी चाहिए। ये पर तादाद क्यों बढ़ रही है? अभी भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और आप बिहार से आते हैं और आप प्राइस का आंकड़ा नहीं मानते, तो मैं नीति आयोग का एक और आंकड़ा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा बताना चाहूंगा। 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे है ना बिहार में, सरकार कह रही है। पर आप लगातार 3 बार से सरकार बना रहे हैं, तो आप कहें कि कोई दिक्कत नहीं है। चुनावी जीत इस बात का पैमाना कैसे हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है? संदीप जी, नीतियों की बात करते हैं, नीतियों के माध्यम से आंकड़े हैं, लाइज मोर लाइज स्टेटिस्टिक्स, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन आंकड़ों के आधार पे जब जन समर्थन हम प्राप्त करते हैं, और ये सर्वांगीण विकास की बात हो रही है संदीप जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात, पहले कांग्रेस के लोग तो कहते थे पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। किसने कहा था? ये मानसिक स्थिति है, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कहा था। और गरीबी को संदीप जी, अगर किसी ने भली भांति अनुभव किया है, गरीब पिछड़ा समाज में जो पैदा हुआ है, वो आज की तारीख में इस देश का प्रधानमंत्री है। और वही देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के अपने पहले भाषण में कहता है कि जो मेरी सरकार है ये गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, वंचितों की है। वो समझता है कि शौचालय की पीड़ा क्या होती है, वो समझता है कि हमारे गांव में उज्ज्वला के माध्यम से 9 करोड़ हमारी माताओं को और बहनों को इलाज मिला है। गरीबी का हल फ्रीबीज है। गरीबी का फ्रीबीज नहीं है, गरीबी का मतलब सशक्तिकरण है। जब आप 29.5 करोड़ लोगों को लोन दे रहे हैं मुद्रा के माध्यम से संदीप जी, और ये नारा दे रहे हैं कि नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, तो ये 29.5 करोड़ लोग, ये जो 29.5 करोड़ लोगों को तो अप्रैल 2021 से पहले मिल गया था ना मुद्रा लोन, तो 53% आमदनी क्यों घट रही है?
तो संदीप जी मैं तो उसका उपाय बता रहा हूं ना मैं आपको। अगर आमदनी घट रही है और ये आमदनी 2 लाख लोगों का सैंपल सर्वे है, मैं 2 सैंपल लाख सर्वे और में फिर नहीं जाऊंगा। 42,000। हाँ, हाँ, 2 लाख और 42 हजार का। और हमें 2019 में 4 करोड़ देशवासियों ने समर्थन दिया था, वोट दिया था अपना। मैं उसको सबसे अच्छा सर्वे मानता हूं। मैं दूसरे सर्वे पे तो टिप्पणी आप नहीं करूंगा, चुनावी लेकिन जीत इसको को सबसे मानता हूं। अच्छा पैमाना मानते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए जी। सुप्रिया श्रीनेत, इन आंकड़ों में एक और खास बात है। खास बात यह कि जो सबसे अमीर 20% तबका है, उसकी जो आमदनी है 1995 के मुकाबले 1995 में 50.2% उनके पास देश की संपत्ति थी। वो बढ़कर अब 56.3% हो गई है। और जो 20% सबसे गरीब हैं इस देश में, उनके पास 5.9% देश की संपत्ति थी, वो घटकर 3.3 हो गई है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, चुनावी चर्चा नहीं होती है। धन्यवाद शो कर बुलाने के लिए और इस विषय पर शो करने के लिए। मैं दो चीजें आपका डायरेक्ट सवाल जवाब देने से पहले रखना चाहती हूं दर्शकों के सम्मुख। प्रतिशत कितना घटा कितना बढ़ा, ये सब बेमानी है। 5 साल में 53% घटने का मतलब है कि 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आमदनी आधी हो गई है। मोटा मोटा यही है, 53% घटना मतलब 15 करोड़ जो 20% परिवार देश के सबसे गरीब है, उनकी आय आधी हो गई है। उसके बाद जो निम्न वर्ग मध्य, आपने सही बोला था, 32% कम हुई है और मध्यम वर्ग की 9% कम हुई है। तो मोटा मोटा 60% इस देश की आय पिछले 5 वर्षों में घट गई है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 2005 से 2015 यूपीए के शासनकाल के दौरान इसी 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आमदनी 183% बढ़ी थी। और आपने सही कहा 10% उसमें 2 साल मोदी सरकार के भी हैं, 2014-15, 2015-16। मैं आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं इसीलिए। नो फाइनेंशियल ईयर 2005 टू फाइनेंशियल ईयर 2016, 10 साल मोटे मोटे उसमें यूपीए सरकार के, ठीक है 2 साल उसमें मोदी सरकार के, उसके बाद तो डिमोनेटाइजेशन हो गया था, याद करिए। मैं यहां पर दूसरी बात करना चाहती हूं और यह जरूरी है इस बात को समझना। इस 20% में भी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो शहर में रहने वाले गरीब परिवार हैं। तो शहर की जो गरीबी है वो और तानकर और सीना चढ़कर बोल रही है गांव की गरीबी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि गांव में मनरेगा रहा, जिसको मोदी जी हमारी विफलता का प्रमाण कहते थे, वो संजीवनी साबित हुआ। आज इस देश में अर्बन पॉवर्टी के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत है, एक न्याय जैसी स्कीम की जरूरत है। मैं एक बात आपके सामने और कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। अगर एक गणना करी जाए, एक सिंपल कैलकुलेशन किया जाए, तो जिस तरह की कहीं आय बढ़ी और कहीं आय घटी है, तो 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, प्रत्येक गरीब परिवार से अगर आप 1.5 लाख रुपए लेकर सबसे अमीर 5 करोड़ परिवारों को दे दीजिएगा, वही हुआ है। क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, रसोई गैस का दाम बढ़ा, जीएसटी बढ़ी, लेकिन क्या घटा? कॉर्पोरेट टैक्स घटा। तो दिक्कत की बात यह है कि नीति, नियम और कानून अमीरों के लिए बनाए गए हैं और वो सर्वविदित है। अब वो दिख रहा है उसका प्रभाव। तो ये काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ ना। 1971 में, 1971 से पहले 1969 में क्या हुआ था सुप्रिया? राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, प्रिवी पर्सेस अबॉलिश कर दिए गए कि जी समानता लाएंगे, समाजवाद पर बड़ा जोर होने लगा। नई आर्थिक नीतियां, उदारीकरण कब से वो शुरू होने लगी और ये पाठ ये खाई और बढ़ती चली गई ना। गरीब के लिए तो सिर्फ ये बताना कि जी आपको गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, इसे ही सफलता का पैमाना माने जाने लगा ना। गरीब तो गरीब रहा। देती हूं नहीं, नो यू आर रॉन्ग देयर। मैं आपको उसका जवाब देती हूं। उसका सिंपल सा एक जवाब है कि पहली बार देश के सबसे गरीब परिवारों में 1995 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, इकोनॉमिक उदारीकरण के बाद पहली बार गरीबों की आय कम हुई है। यह न्यू इंडिया में करके दिखा दिया मोदी जी ने, जो उदारीकरण के बाद नहीं हुआ था। 1995 से पहली बार आय का कम होना मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। और मैं एक बात और भी डंके की चोट पे कहना चाहती हूं।
मैं अब किसी को कोरोना के पीछे नहीं छुपने दूंगी, क्योंकि दिक्कत तो कोरोना काल के पहले से शुरू हो गई थी। हमारी जीडीपी की दर 8.2% से घट के 4.1% कोरोना के बहुत पहले हो चुकी थी। बेरोजगारी कोरोना के पहले 45 साल की चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। तो कोरोना के पीछे मत छुपिए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि एक बजट आने वाला है, उस बजट का केंद्र बिंदु क्या होगा? क्या इस अमीरों और गरीबों की खाई को पाटा जाएगा? क्या लोगों की जेब में पैसा डाला जाएगा? क्या 15 करोड़ गरीब परिवारों की मदद करी जाएगी, या अभी भी नीति नियम और कानून दलाल स्ट्रीट के तो लिए? यही तो उसी की तो बानगी दिखती है ना। एक मिनट सुप्रिया, केसी त्यागी बानगी तो यही दिखती है ना। अब चुनाव में जी दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है या नहीं, इस पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। अरे ये सुरसा जैसे मुंह बाय खड़ी है गरीबी, आम आदमी को निगलती जा रही है, इस पर बात नहीं होती। इस पर बात होती है जी फ्री में हमने ये दे दिया। फ्री में देने से गरीबी हटी है? अब तक हट पाई इस देश में से? लागू होनी चाहिए पूंजीवाद के जरिए, पूंजीवादी नीतियों के जरिए। भी फेल हो गई। सुप्रिया जी सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र की ज्ञाता हैं। जो सबसे बड़ा बैंक था वहां का, वो फेल हो गया। कई लाख लोगों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो पूंजीवादी फेल हुआ, समाजवादी फेल हुआ, तो पूंजीवादी फेल हुआ। लेकिन संदीप जी, मेरी चिंता यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह तो 1949 में उनकी एक चेतावनी है, जो स्वतंत्र भारत के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सुनाना जरूरी है। यदि हमने आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों में तेजी नहीं दिखाई, तो राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उखड़ जाएंगी और इस संविधान को लोग तार-तार कर। एक दूसरा, देश के अंदर पहली बार जब डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में आए तो पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में आया, और उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं बहुत आदर करता हूं, वो मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े बनाने वाले थे। लेकिन जो प्रगति थी असमानता की और गरीबी की जो हालत थी, उस पर उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने पहले नॉन कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 आना रोज पर हिंदुस्तान की 3 आना रोज पर 1963 2/3 आबादी गुजारा करती है। उन्होंने अशोक मेहता को बुलाया, वो भी सोशलिस्ट थे, हम लोगों के बीच में से कांग्रेस में चले गए थे, जैसे श्रीनेश जी चली गई हैं। तो उन्होंने बुला के कहा कि भी ये डॉक्टर लोहिया गलत नहीं कहती, मेरे साथ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल के साथ विदेश विभाग के इंचार्ज थे। डॉक्टर लोहिया ने आके जब ज्यादा जिद की तो पंडित नेहरू ने कहा भी 3 आने नहीं, मेरी जानकारी है 15 आने। फिर जब ज्यादा बहस हुई तो पता लगा कि 7.5 आना रोज। तो जो आज ने आपने सवाल उठाया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस चुनाव के मौके पे कब्रिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और जिन्ना और धर्म युद्ध और ये इससे हटकर के बहस हुई। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो देश में नक्सलवाद है, ये क्या है? ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। एक रिपोर्ट और आई है, वो भी अपने उसमें जोड़ लीजिए आप, कि देश की आधी आबादी की संपत्ति 66,230 रुपए प्रति व्यक्ति है। एक कमरा नहीं बनता हमारे गांव में और आपके गांव में, और गुरुजी के गांव में तो 2 कमरे बन सकते हैं, गुरु प्रकाश जी के यहाँ। और मध्यम वर्ग की जो है, जिसकी संख्या 20 करोड़ के पास है, उसके पास 7,29,000 प्रति वर्ष की संपत्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि बहस को यूपीए वर्सेस कांग्रेस ना करें। ना, मैं तो प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं केसी त्यागी साहब, कि गरीबी हटाने के नाम पर 2-4 रेवड़ियां दे दो चुनाव से पहले, उससे गरीबी हटेगी क्या? आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? सालों से। नहीं, ठीक है आपकी बात, मैं मानता हूं। नहीं, कुछ राहत के काम जो हुए हैं, अगर वो भी ना होते, प्रधानमंत्री का अगर मुफ्त राशन योजना ना होता, 80 करोड़ लोग क्या खाते? आवास योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजना, मैं गुरु प्रकाश की सारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहना चाहता हूं कि जो उदारीकरण है, जिसके प्रवक्ता मेरे मित्र सरदाना जी बैठे हुए हैं,
ये है देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला। समृद्धि के कुछ टापू बने जिसको हमने आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र मान लिया। और मुझे माफ करेंगे सुप्रिया जी, ये जो 1991 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अब वो वक्त आ गया है जिसका सदियों से इंतजार था, तो इन नीतियों के जरिए प्राइवेटाइजेशन हुआ, इस नीतियों के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पीपीपी मॉडल हुए, गरीब गरीब हुए, अमीर अमीर हुए। नहीं, यहाँ पर केसी त्यागी आज जब साहब हम पाकिस्तान देखते की, एक मिनट के लिए और रोक रहा हूं, पाकिस्तान की इतनी बात करते हैं, लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी हकीकत भी हमें कबूलनी होगी, तभी हम कॉस्ट करेक्शन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को मैं तो रोग स्टेट मानता हूं, चर्चा बेमानी है पाकिस्तान की करना, लेकिन जब हम ताल ठोकते हैं और जन कल्याणकारी नीतियों की बात करते हैं, हम ये नहीं भूल सकते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से भी बदतर हैं, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी, श्रीलंका से भी। 119 देशों में 102वां नंबर है हमारा। और मैं संदीप जी सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, 1989 में जो योजना आयोग था उसमें लकड़वाला कमेटी बनी थी जिसने माना था कि देश में 27% आदमी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, आप जानती हैं गरीबी की सीमा रेखा के नीचे न पूरी कैलोरी मिलती है, न पूरा खाना मिलता है। एक दूसरा, 2005 में तेंदुलकर कमेटी बनी, उसने कहा 37.2% आदमी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। ये मोदी जी नहीं थे, ये गुरु प्रकाश की सरकार नहीं थी, और न आपकी सरकार की गलतियां, ये है उदारीकरण। तीसरा, 2012 में सी रंगराजन कमेटी बनी, उसने माना कि तेंदुलकर से भी ज्यादा लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। और 2011 के बाद गिनती होनी बंद हो गई गरीबी की सीमा रेखा की। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है मनोज सिंह काका। पाकिस्तान बड़ा दुश्मन है, चीन बड़ा दुश्मन है, ये खामखा की राजनीतिक बहस के कोई मायने हैं क्या ये आम आदमी से जुड़ी बहसें हैं? देखिए, आपका जो सवाल है, और मैं आपको साधुवाद ही नहीं देना चाहूंगा, बल्कि पूरे देश भर के 130 करोड़ लोग आपको देखते हैं और बहुत संजीदा आप बहस करते हैं, और हमेशा जो आम आदमी के जीवन के जरूरी सवाल हैं उस पर सवाल आप करते हैं। आपने ठीक कहा, और आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कोई मुल्क और जो हमारी वो सामरिक समस्या है उसको देश देखे, और जो लोग केंद्र में हैं देखें, सारे राजनीतिक दलों का सुझाव लेके देखें, लेकिन ठीक है कि हम अंदर क्या हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना रहे हैं। और जब आपने एक वैश्विक संस्था ऑक्सफैम की अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कि देश में 84% लोगों की आमदनियां घटी हैं और अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़ के 142 हो गई। संदीप जी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जहां तक हम लोग समझते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। मैं उस विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं मनोज, बीच में रोक रहा हूं, मैं उस विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल ये है, ये प्राथमिकताएं तो राजनीतिक जमात तय करेगी ना, या दरअसल राजनेताओं की आमदनी में तो जबरदस्त इजाफा होता है, और वो तो आप सभी के जो एफिडेविट आप दाखिल करते हैं उसमें साफ जाहिर होता है कि राजनेताओं की आमदनी बढ़ती रहती है। कुछ आप रेवड़ियां बांट देंगे, आपका राजनीतिक स्वार्थ है क्या कि गरीब गरीब रहे, कि कुछ छोटी मोटी चीजें दे देंगे, वोट मिल जाएगी और बाकी अपनी आमदनी में हो जाएगा इजाफा? नहीं, सवाल रेवड़ी का नहीं है। सवाल यह है कि जब आय की असमानता लगातार बढ़ती आ रही है, जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, दुनिया भर के संस्थानों की रिपोर्ट है, तो किस तरह से गरीब को और स्वावलंबी बनाया जाए, गरीब के हाथ। कौन रोड मैप दिखा रहा है? रोड मैप है आपके पास? हाँ, समाजवादी पार्टी के पास तो कम से कम रोड मैप है। समाजवादी पार्टी के तो जो आदर्श पुरुष है, डॉक्टर लोहिया, केसी त्यागी साहब जानते होंगे, उनकी नीति थी दाम बांधो नीति, और उसी पे हम चलना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने इस देश की सदन में कहा था कि अगर देश में असमानता कम करनी हो तो
इतनी से गैर, इससे ज्यादा गैर बराबरी नहीं हो कि देश का सबसे धनी से धनी आदमी और देश के सबसे गरीब आदमी में 1 से 10 गुना से ज्यादा का 2003 फर्क से नहीं होना चाहिए। 2007 आपकी सरकार थी, 2012 से 17 आपकी सरकार थी, दाम बांध दिए थे। आपने ठीक सवाल किए। हमने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं संदीप जी की समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में भी 20 लाख लैपटॉप देने का हमने काम किया। HCL जैसी लैपटॉप से गरीबी लखनऊ में आई। मेरा यही तो सवाल है जी। लैपटॉप दे दिया जी, साइकिल दे दी या स्कूटी दे देंगे जी, पानी दे देंगे, इससे गरीबी दूर हो जाती है, हो रही है। जब लोगों को डॉक्टर लोहिया और गांधी भी ग्रामीण स्वराज के पक्षधर थे, और जब गांव में लोगों को आप तकनीकी से दक्ष करेंगे, आज जो जमाना है वो तकनीक का है, कम से कम लैपटॉप देके ही उनको आधुनिक बना सकते हैं। मैं आपको हजारों ऐसे वीडियो भेज सकता हूं संदीप जी, जिसमें नौजवानों ने लैपटॉप लिया, अपनी कोई छोटी सी दुकान खोली, कोई मेडिकल स्टोर पे अपना अकाउंट का काम किया और लोगों को रोजगार मिला। तो हम तो यही चाहते हैं, कम से कम हमारी विचारधारा उस वाली विचारधारा नहीं है कि नाले से गैस निकलती है। हम उस तरह की विचारधारा के पक्षधर नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा विज्ञान मनस्क लोग हैं, और जिस तरह भी गरीब जो तबका है उसको कैसे समृद्ध किया जाए। आपका एक सवाल मैंने सुना, मैं इनसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो हमारी हालात नेपाल पाकिस्तान से भी बदतर है। जब लोग भूखे मर रहे हैं, और झारखंड के सिमडेगा में एक बेटी नहीं, ये बातें तो आ गई ना चर्चा में। एक सेकंड विजय सरदाना, जन कल्याणकारी नीतियों की ताल हर राजनीतिक दल ठोकता है कि जी देखिए हम ये देने को तैयार हैं गरीब को, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है, नेता और अमीर हो रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास नहीं है इस देश में कि गरीब और गरीब हो रहा है और राजनीतिक जीत या हार को पैमाना मान लिया जाता है कि हमारी नीति सही है या गलत है? संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है और आंसर भी बहुत सिंपल है। देखिए, जब आप फ्री लॉलीपॉप बांटते हैं ना, तो इसमें राजनीतिक दलों की जेब से कुछ नहीं जाता है। टैक्स पेयर का पैसा है। आप लैपटॉप बांटो, मोबाइल बांटो, स्कूटी बांटो, कौन सा राजनीतिक दल ने एक पैसा भी अपनी जेब से दिया है इसमें? देश की जनता का पैसा है, वोट के नाम पे लुटाओ, यही तो हो रहा है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि राजनीतिक दल ये लॉलीपॉप क्यों बांट रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। करो कुछ मत, जनता को धोखे में रखो और लॉलीपॉप बांटो, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री स्कूटी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो मर्जी करो। कारण अब ये आता है कि आप चलिए दे दीजिए, कम से कम देश का टैक्स पेयर का पैसा जनता की जहां जरूरत है वहां पूरी करने में जा रहा है, मान लिया। लेकिन जो सवाल आपका है इस चर्चा का कि ये जो खाई बढ़ती जा रही है इसको कैसे कम किया जाए, या मैं ये नहीं कह सकता कि साहब जो लोग अमीर हो रहे हैं आप उसको अमीर होने से रोकें, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। वो लोग अपनी क्षमता लाएंगे, दुनिया भर में इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, अमीर और अमीर हो जिसके पास काबिलियत है, पर लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देगा? ये सरकारों का काम होता है कि नहीं? बिल्कुल है संदीप जी, इसीलिए 1 मिनट का मेरे को टाइम दीजिए। अब सवाल क्या है, इस देश में गरीबी हटेगी कैसे? हमारे पास टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है और हमने किया है। उदाहरण के लिए आज हम एंटरप्रेन्योरशिप में गुजरात की बात करते हैं, ठीक है? गुजराती सबसे अमीर है, सबसे ज्यादा मेहनती हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाना जानते हैं। उसी गुजरात ने गरीब तबके के लिए हमें कोऑपरेटिव मॉडल दिया था। हमने एक चीज को अपनाया, दूसरे को छोड़ दिया। क्यों? कहने का मतलब यह है कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे वो किसान हो, डेयरी वाला हो, दूध वाला हो, मिठाई वाला हो, या कोई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ नौकरी ढूंढते रहेंगे, नौकरी सबको नहीं मिल सकती। एंटरप्रेन्योरशिप से परिवारों की आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे पास अभी पॉलिसीज नहीं है। हमें छोटे लोगों को कस्बों में उनको कैसे काम पे जोड़ा जाए, उनको कैसे ट्रेनिंग मिले, कैसे टेक्निक मिले, कैसे उनको बाजार से जोड़ा जाए, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। क्या हमें ये जानकारी नहीं है, या ये कहकर कि ये तो जी सरकार विरोधी
संस्था है, ये तो ऐसे ही आंकड़े छापती है। आंकड़े हैं ना कि 98 लोग, उनके पास जितनी संपत्ति है, आमदनी है उनकी जितनी, उतनी देश के 55.5 करोड़ लोगों की है। ये तो जबरदस्त के शेप्ड इकोनॉमी हो गई ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब। क्या इस बात से हम अनभिज्ञ हैं? आंट वी सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब? डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें जी, हम इतना बड़ा देश है, पर उसमें इतनी बड़ी तादाद गरीब होगी तो ये हमारे लिए दिक्कत है ना। देखिए, मैं दो बातें इसको बहुत अलग ढंग से रखता हूं। अगर इस देश में 1000 बड़े अमीर घराने बनते हैं और वो देश को अच्छा खासा टैक्स देते हैं, मैं कहता हूं उनको बढ़ने दो, कम से कम देश को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल है कि जो लोग गरीब तबका है, आप उसको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में ला रहे हो, उसका रोजगार कैसे बढ़ा रहे हो, उसके इंस्टीट्यूशन कहां है आपके पास, आपने उसके लिए क्या कार्रवाई करी? मेरा सवाल वो है। नहीं, ताल तो ठोकी जाती है ना संतोष मेहरोत्रा। सरकारें कहती हैं, अब गुरु प्रकाश यहां पर कह रहे थे, जायज बात कह रहे हैं जी, मुद्रा लोन 29 करोड़ लोगों को हमने दे दिया, हमने स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम चीजें शुरुआत की। तो यहां पर यह खाई क्यों बढ़ती जा रही है? यह सवाल तो जस का तस खड़ा है ना, या इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है किसी को? ये खाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और हमारे गुरु प्रकाश जी, माफ करिएगा, उनको मुद्रा की असलियत में थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। मुद्रा की संरचना, उसकी संकल्पना ही गलत थी, उस संकल्पना कमजोर थी। सरकार ने बैंकों को मजबूर किया ऐसे लोगों को लोन देने के लिए जो पैसे वापस नहीं कर सकते, जिसका अर्थ यह है कि एनपीएस जो बैंकों के वैसे ही बहुत बढ़ चुके थे, वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी कमजोरी मुद्रा के संग ये रही है कि इसमें 88% लोन जो है, उधार जो दिया जा रहा है, वो शिशु वर्ग में है। शिशु यानी कि 50,000 से कम का लोन, और असलियत में 50,000 भी नहीं मिल रहा है, 29,000 औसतन लोगों को मिल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि 29,000 में आप एक ठेला खरीद लीजिएगा और 2 महीने शायद उसमें फल सब्जी भर करके बेच लीजिएगा। आप उससे रोजगार पैदा नहीं कर सकते। और मुद्रा के बारे में आखिरी बात मैं बता दूं, सरकारी आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि स्वरोजगार जो मुद्रा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुद्रा उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा, स्वरोजगार में पिछले 3 साल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े ये बता रहे हैं कि स्वरोजगार में कमी आई है। श्रमिक भागीदारी दर इस हमारे देश में कम हो रही है और उसमें अनुपात जो स्वरोजगारियों का है वो कम हुआ है। अगर स्वरोजगारियों का अनुपात कम हुआ है तो मुद्रा रोजगार तो सोल्यूशन क्या है? प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आपने कई पाथ ब्रेकिंग स्टडीज की हैं, सरकार पैसे भी खर्च कर रही है, पर आप यहां सवाल उठा रहे हैं ये तो एनपीएस में तब्दील हो रहा है। तो रास्ता क्या निकलता है? यह राजनीतिक स्वार्थ है दरअसल, कि गरीब गरीब रहे तो ये एक बंधा हुआ वोट बैंक आ जाएगा, हल्का फुल्का खर्चा करने की जरूरत है, वो भी टैक्स पेयर्स मनी पर। जी संदीप जी, देखिए रास्ता बहुत साफ है। रास्ता वो है जो इस सरकार का उल्टा रास्ता है। मैं बताता हूं, डायरेक्ट टैक्स एज ए शेयर ऑफ जीडीपी हैज बीन ड्रॉपिंग, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है और पर्सनल इनकम टैक्स है, उसका अनुपात गिर रहा है। और हमारे आपके ऊपर जो आम आदमी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है, एक्साइज, पेट्रोल, डीजल, उसका दाम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारी खर्च करने की का मादा घट रहा है। तो अगर आम आदमी का खर्च करने का मादा घट रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसकी आमदनी कम हो रही है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे पहले बताया गया 48 साल में हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी हुई नहीं, तो ये बहकाना और बहलाना कि इलेक्शन हम जीत रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले 10 स्टेट इलेक्शंस में 2018 के बाद बीजेपी की हार हुई है, और जहां वो जीती पर 2019 में जबरदस्त प्रचंड बहुमत भी मिला। जी, मगर 61% लोग हमारे देश के
उन्होंने बीजेपी के लिए वोट नहीं नहीं, किया। पर मैं चुनावी हार जीत को पैमाना मानता ही नहीं हूं इस आप सही कह रहे हैं, स्टैंड के नहीं साथ। मानता, एक मैं भी मिनट नहीं एक मिनट मानता। गुरु प्रकाश, देखिए, बतौर मुल्क बतौर समाज वक्त आ गया है ना कि हम गरीबी पर हल्ला बोलें, इसे दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर करें। राजनीतिक नफा नुकसान होता रहेगा, चुनाव तो आप भाई राजनीतिक दल हैं तो लड़ेंगे, हार जीत भी होगी, पहले हराना गरीबी को है। क्या ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? कंक्लूडिंग कमेंट। 100%, 110%। और ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद जिसने गरीबी को पास से देखा है, पास से अनुभव किया है। वो नहीं समझ सकता है जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुआ है और कहता है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये कह के वो देश के गरीबों का अपमान करता है। और संदीप जी, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, संतोष जी की बातों को ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के समय में रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैड लोन जनरेट हुए थे 2006 से 2008 के बीच में हुए थे, उस डिबेट में जाने का मतलब नहीं है। लेकिन जब शौचालय की बात होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होगी, आयुष्मान की बात होगी, तो संदीप जी हम ये जरूर बोलेंगे कि आज जो बेनिफिशियरीज हैं, और आपने शुरुआत में कहा था अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उस व्यक्ति की जाति, उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति का क्षेत्र, उस व्यक्ति की पार्टी नहीं देखी जाएगी, जबकि उसका कल्याण किया जाएगा। और यही हो रहा है, और यही कारण ये हो रहा है, फिर बार-बार गरीबी जनादेश क्यों बढ़ सुन रहा रही है? मैं यही, सुप्रिया आपका कंक्लूडिंग कमेंट। हल्ला बोल करना होगा ना गरीबी को लेकर। दुश्मन नंबर 1 हमारी गरीबी है, ये हमें मानना होगा। मुझे गरीबी हमारी दुश्मन नंबर 1 है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी दुश्मन नंबर 1 है। मुद्दों से भटकाकर चुनाव करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है। मुझे लगता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स के चलते जनता इनको सबक सिखाएगी और जनता इनको बताएगी कि हमारे मुद्दों की बात करिए, रोजगार की बात करिए, संपन्नता की बात करिए, नौकरियों की बात करिए। अगर उसकी बात नहीं करिएगा तो जनता आपको नकारेगी। और देखिएगा 5 जो चुनाव राज्य होने जा रहे हैं, आपका पाकिस्तान का जुमला, आपका जिन्ना और अब्बा जान का जुमला, ये सब नहीं चलेगा। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुमले सारे जो भी राजनीतिक करते दल रहिए। कहीं ना कहीं जुमले वो उनका इस्तेमाल करते हैं बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए भी, मुद्दों से, असल मुद्दों से चर्चा को हटाने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन आप हैं, और ये आप ही के मुद्दों, आप ही के सरोकारों से जुड़े विषयों पर इसलिए मैं चर्चा करता हूं। दुश्मन तो बहुत हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम नकार भी सकते हैं। उनको जब सीधा करना चाहें हम सीधा कर सकते हैं। लेकिन जो ये गरीबी है, ये पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है जिसकी बात 75 साल से सुनते आ रहे हैं, वो जसका तसी खड़ा रहे। ये बतौर समाज, बतौर देश, बतौर राजनीतिक दल हमें नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।